started our fourth chapter and we have discussed about process of accounting. We have discussed about several steps of preparing accounts, like identification of transactions, preparation of voucher, preparation of journal, recording the transaction, posting in ledger, preparing trial balance, and final step was preparing financial statements, that is final accounts. ओके, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमने कल किया था वो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग था और आज जो है वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। ये आप उसको मेथड बोल सकते हो या फिर एक सिस्टम बोल सकते हो अकाउंटिंग की। ये जो है वो एक कंसेप्ट है, किस तरह से आप अकाउंटिंग लिख सकते हो, कौन सा कंसेप्ट एक्सेप्ट करके या फिर कौन सी सिस्टम या फिर कौन सी मेथड अप्लाई करके आप अकाउंट लिख सकते हो। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है यह, आप पीडीएफ फाइल में देख लेना कि 2 ही पॉइंट का चैप्टर है। हमने प्रोसेस पूरी एक्सप्लेन कर ली थी कल के लेक्चर में और आज हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं। तो बेसिस भी 2 ही टाइप की मेथड है इसमें। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आर 2, केस बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ओके, 2 टाइप की अकाउंटिंग। दोनों का कंसेप्ट क्या है वो पहले हम डिस्कस करते हैं। कि सपोज कोई एक फर्म है, वो केस बेसिस फॉलो कर रही है। केस बेसिस का मतलब क्या है और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? केस बेसिस का मतलब ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कैश में हो तो ही रिकॉर्ड करना है। मतलब जो ट्रांजैक्शन कैश में पेमेंट या रिसीव होती है, कैश इन्वॉल्व होती है उसमें, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन कैश आर बीइंग पेड और रिसीव, तो ही हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन में कैश का पेमेंट या फिर कैश की रिसीप्ट नहीं हो रही है तो हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, उसको हम केस बेसिस अकाउंटिंग कहेंगे। मतलब जो जिस ईयर का अकाउंटिंग हम लिख रहे हैं उस ईयर में जितनी भी कैश रिसीप्ट हुई और जितनी भी कैश पेमेंट हुई, हार्ड कैश, वही हम काउंट करेंगे। बाकी का अगर कोई रिसीप्ट येट टू बी रिसीव्ड है या फिर पेमेंट येट टू बी पेड है, मतलब पेमेंट बाकी है या फिर रिसीप्ट बाकी है, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो वो जो कंसेप्ट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं, उसको हम केस बेसिस अकाउंटिंग बोलेंगे। दूसरा हमारा कंसेप्ट है, दोनों का हम एग्जांपल लेके हम अभी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले मीनिंग जान लेते हैं। दूसरा जो हमारा कंसेप्ट है वो एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट है। एक्रूअल बेसिस मतलब क्या कि कोई पेमेंट अगर बाकी हो जो येट टू बी रिसीव्ड हो, या अगर कोई रिसीप्ट अगर बाकी हो या फिर कोई पेमेंट अगर बाकी हो लेकिन वो ड्यू हो गया है, मतलब उसकी डेट आ गई है, इसी साल का है, वो जो जिसका अकाउंट हम लिख रहे हैं उसी साल का है, तो भी वो रिकॉर्ड करना है, उसी साल के अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है वो एंट्री। एक्रूअल का मतलब है इस साल का होना चाहिए, कैश मिली हो या ना मिली हो। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों चीज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज के कोई इनकम का एग्जांपल ले हम, तो केस बेसिस अकाउंटिंग में कोई एक प्रॉपर्टी का रेंट हमें मिल रहा है, हर महीने की 5 तारीख को वो रेंट हमें मिल रहा है। तो जब रेंट मिल जाए तब केस बेसिस अकाउंटिंग में 5th डेट को रेंट मिल जाएगा, तो उसी दिन हम लिखेंगे कि रेंट मिल गए। सपोज के कोई दिन ऐसा भी हो गया, कोई मंथ ऐसा भी हो गया कि 5th डेट को नहीं मिलता है रेंट, बाकी रहता है, 10th डेट को मिलता है, 5 दिन बाद रेंट मिलता है। हो सकता है वो पेमेंट और रिसीव में 2-3 दिन का गैप रह जाता है, तो हम अलाउ करते हैं। तो केस बेसिस अकाउंट में 10th डेट को ही अकाउंट लिखेंगे हम, 5th डेट को कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि उस दिन कैश की रिसीप्ट या फिर कैश का पेमेंट कुछ नहीं हुआ। तो केस बेसिस समझ में आ गया कि आपको जब रिसीव्ड हुआ कैश या फिर जब पेमेंट हुआ कैश तभी अकाउंट में लिखना है। उसके अलावा ड्यू डेट के दिन कुछ भी नहीं लिखना है, तब एंट्री नहीं होगी। अगर कैश की रिसीप्ट या कैश का पेमेंट हुआ है तो ही लिखना है।
और इसी एग्जांपल में एक्रूअल बेसिस में हम क्या करेंगे कि 5th डेट को हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, तो 5th डेट को अगर पेमेंट नहीं मिला या फिर रेंट नहीं मिला तो भी हम 5th डेट को अकाउंटिंग में एंट्री कर लेंगे कि ये पेमेंट रिसीव करना बाकी है। तो उस दिन क्या होगा कि हमारे रिसीवेबल जो अमाउंट है, जो भी अमाउंट हमें रिसीव करनी है, उसमें वो रेंट इंक्लूड हो जाएगा, फिर चाहे कभी भी मिले वो। सपोज अब वही एग्जांपल में 5th डेट को हमने एंट्री तो कर ली कि रिसीव करना बाकी है, 10th डेट को क्या होगा, वो एक्चुअल पेमेंट हमें मिलेगा, तब हम रिसीवेबल से निकाल के उसको एक्चुअल रिसिप्ट में लिख देंगे। तब तक वो 5 दिन में जो हमारा अकाउंट है उसमें भी वो एंट्री रहेगी और वो एंट्री एज ए रिसीवेबल रहेगी कि ये अमाउंट हमें रिसीव करना बाकी है। कैश बेसिस में रिसीव करना बाकी है या पेमेंट करना बाकी है ऐसा कोई कंसेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि जब कैश पेमेंट हो या जब कैश रिसीव हो तभी वो अमाउंट मिलेगी हमको। फॉर एग्जाम्पल अगला एग्जाम्पल है कि ये इसकी इफेक्ट क्या होगी अगर ये 10th डेट को लिखे और ये 5th डेट को लिखे, तो हमारी दोनों में इफेक्ट क्या होगी। सपोज किसी फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख, दोनों मेथड में सोच ले कि ये प्रॉफिट है 1 लाख, कैश बेसिस अकाउंटिंग में, अक्रूवल बेसिस में भी 1 लाख हुआ, लेकिन ये फर्म ने कैश सेल्स किया था 1 लाख का प्रॉफिट उसमें हुआ कैश सेल्स में, और जो भी पेमेंट हुआ वो कैश में हो गया है इसीलिए, लेकिन उसका एक्चुअल सेल जो है, रिसीव्ड जो अमाउंट अभी भी बाकी है वो 2 लाख की है। 2 लाख का पेमेंट अभी भी रिसीव करना बाकी है, तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग में हम ये लिखेंगे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितना हमें कैश अभी मिला वही हम लिखेंगे। तो ये 2 लाख इसमें हम नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ लेकिन हमें मिला नहीं है, मतलब सेल तो हुआ है लेकिन हमें पेमेंट मिला नहीं है, तो इसमें हम 1 लाख ही लिखेंगे। वही चीज अगर इसमें होती है एक्रूअल बेसिस में, अगर 1 लाख का रिसीट हुआ, कैश तो हम लिखेंगे ही, दोनों चीजें लिखेंगे एक्रूअल बेसिस में, लेकिन 2 लाख का पेमेंट अभी भी रिसीव करना बाकी है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो इस साल का हमारा जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो 3 लाख का हो गया, क्योंकि सेल किया है इसी साल का है लेकिन हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। 2 लाख हम ऐसे लिखेंगे अकाउंट में कि ये अमाउंट रिसीवेबल है, मतलब अभी भी रिसीव नहीं हुई लेकिन ये प्रॉफिट कंफर्म है हमारा। तो इस साल का एक्चुअल प्रॉफिट है 3 लाख। इस मेथड में हमें जो कैश मिल गई है उसी को हम लिखेंगे, और इस मेथड में अगर इस साल का प्रॉफिट कंफर्म हो गया है लेकिन रिसीव करना बाकी है तो भी हम इसमें लिख देंगे। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है दोनों में, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, पेमेंट रिसीव ना हो या फिर पेमेंट करना बाकी हो, वो भी एंट्री हमें करनी जरूरी होती है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें डेटा मिलता है कि फर्म में कितना रिसीवेबल है और फर्म की कितनी लायबिलिटी है। तो दोनों में एक्चुअल एग्जैक्ट कंसेप्ट है एक्रूअल बेसिस। आपका जो भी सिलेबस है आगे का, वो पूरा सिलेबस एक्चुअल बेसिस के ऊपर ही है, मतलब हम जो अकाउंटिंग लिखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग ही है। कैश बेसिस अकाउंटिंग दुनिया में कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ कैश की ही एंट्री लिखनी है तो आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि फर्म की टोटल कैश कितनी है, फर्म में कितना कैश का टर्नओवर हो रहा है, कैश कितनी रिसिप्ट हो रही है और कैश कितनी पेमेंट हो रही है, वही पता चलेगा। लेकिन फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट है वो एक्रूअल बेसिस के ऊपर ही पता चलेगा, इसीलिए हम एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट ही फॉलो करेंगे। आपका 4th चैप्टर इतना ही है, बहुत ही छोटा है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने कल सीखा था, स्टेप वापस याद कर लेना एक बार। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग ऑफ वाउचर, रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन इनटू द
जर्नल, मतलब फर्स्ट टाइम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। जर्नल, पोस्टिंग इन लेजर, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपका प्रोसीजर है। और आज हमने सीखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश में सिर्फ कैश की एंट्री करनी है, एक्रूअल में कोई भी एंट्री अगर वो उसमें मनी एनुअल हो तो वो हो जाएगी, रिसीव करना बाकी है तो भी, पेमेंट करना बाकी है तो भी। ये हमारा 4th चैप्टर है। आगे हम 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हमें सम आना स्टार्ट हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा अकाउंटिंग वहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।